नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। अब वो वक्त है जहाँ पर सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं। इस समय को यूटिलाइज़ कैसे किया जाए? इस समय जो आपके दिमाग में बहुत सारी उथल-पुथल चल रही होगी कि प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है, इस समय स्वाभाविक सी बात है, यदि आपने तैयारी की है, तो प्रेशर भी बढ़ रहा होगा और ये सोच रहे होंगे कि एग्ज़ाम की दृष्टि से किस प्रकार से बेहतर हम अपने आप को रिप्रेज़ेंट करें। चुनौती ये नहीं है कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, चुनौती ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको 2 घंटे में रिप्रेज़ेंट कैसे करना है। और रिप्रेजेंट करने के लिए ज़रूरी है कि आपका माइंड का बिल्कुल एक प्रकार से कह सकते हैं कि इधर-उधर की बातें का ना होना। अगर आपके ऊपर प्रेशर है तो जो सही प्रश्न हो रहे होंगे वो भी आपसे गलत हो जाएँगे। स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होता भी है जैसे आपने देखा भी होगा। तो विदिन 5-10 मिनट की चर्चाओं में हम बहुत सारे प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। किस प्रकार से प्रश्नों को सोल्व करें, कितने प्रश्न आप सोल्व करें और उन कितने प्रश्नों के साथ-साथ अगर देखा जाए तो एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर कोई विद्यार्थी ये बोल रहा है कि सर हम लोग जाएँगे और 90-100 क्वेश्चन सही करके चले आएँगे। बिना तुक्के के एग्ज़ाम निकालना यूपीएससी का हो या शायद पीसीएस का हो, पॉसिबिलिटी नहीं है। जब भी कोई योद्धा युद्ध में उतरता है तो उसे नहीं पता होता कि मैं जीतूँगा, हारूँगा। स्वाभाविक सी बात है कि एग्ज़ाम है तो डर का विषय तो होगा ही होगा। लेकिन उसके उपरांत भी हम किस प्रकार से अपने प्रेशर को हैंडल करें और साथ में एग्ज़ाम की जो बहुमूल्य इस समय जो टाइमिंग है अपने आप को प्रेज़ेंट करने का, उसका योगदान दे सकें। तो आइए आगे चर्चा करते हैं, ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। नेगेटिव मार्किंग से बचना है या फिर किस प्रकार से अपने को टैकल करना है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्या योग्यता होनी चाहिए उसको लगाने के लिए भी। क्योंकि कहा भी जाता है कि चोरों को चोरी करते समय भी कहीं न कहीं ज्ञान का होना ज़रूरी होता है। तो हम भी एग्ज़ामिनर के प्रश्न से चोरी कर रहे हैं कि हमें आता नहीं लेकिन फिर भी हमें सही करने की भूमिका में जाना है। तो चुनौती हमारी यहीं से बन जाती है। तो आइएगा प्रेशर कैसे हैंडल करें, कुछ बातें आपसे करते हैं जो मुख्यतः तुक्का लगाते हुए ध्यान रखनी है इन सब के बारे में। पहला प्रश्न अगर हम देखें, टारगेट क्या रखना है? आरओ के लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर आप देखें, तो सामान्यतः आप ये कह सकते हैं कि सिंपल वे में अगर कहा जाए 140 क्वेश्चन आपके जीएस में आपको दिखाई देंगे सारे वहाँ से। आपको 60 क्वेश्चन देखने को दिखाई देंगे। आपको इसको 2 घंटे में करना है, इसको 1 घंटे में करना है। तो अगर मैं ये स्पष्ट कहूँ कि सर टारगेट क्या होना चाहिए, तो टारगेट तो इतना सेट करें जिससे हम प्रीलिम्स क्वालीफाई कर जाएँ आसानी से। तो संभवतः लास्ट ईयर की मेरिट जो है 120, 25, 30 के आसपास घूमती रही हैं। लेकिन फिर भी इस बार 10 से 11 लाख बच्चे हैं और भूमिका में कहा जाए तो काफ़ी इस तरीके का स्टैंडर्ड रहा है, आरओ की वैकेंसी लंबे समय के बाद आपकी छत्र छाया में है। तो मेरे हिसाब से टारगेट 135 प्लस होना चाहिए। 135 मतलब आप ये कह सकते हैं कि 135 है तो आप बिल्कुल श्योर हैं कि आप मेंस की तैयारी करने में लग जाएंगे। अगर आप 125 रखते हैं तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ये 135 दोनों में लेके आना है तो चुनौती ये है कि 140 में से कितना लेके आया जाए और हिंदी में 60 में से कितना लेके आया जाए। तो सामान्यतः आप इसके बारे में जानते होंगे कि हिंदी में आराम से आप 50 प्लस नंबर मार सकते हैं। ये 55 तक आप जा सकते हैं। इससे ऊपर भूमिका में नहीं जा पाएंगे और इससे नीचे जाएंगे तो फिर आपकी जो प्रीलिम्स क्वालीफाई करने की दर है वो फिर जीएस पे आपको गेम खेलना पड़ेगा। तो संभवतः हम यहाँ पर लगभग मान लेते हैं कि लगभग 52-53 नंबर आप लोग ले आएंगे। क्वेश्चन सही कर लेंगे तो अच्छी भूमिका में रह पाएंगे। इसी तरीके से जीएस में कर जाएं तो लगभग 85 क्वेश्चन के आसपास आपको सही करने की भूमिका में आना है आउट ऑफ 140 में से। नेगेटिव मार्किंग होने के नाते, इतना एग्जाम देने के नाते अगर आप देखें तो आपको 135 का टारगेट सेट करना है। अब ये टारगेट सेट का मतलब है कि आपको इतने प्रश्न करने सही होने चाहिए आपके। अब जरूरी तो नहीं कि आप जाएंगे साहब रोबोट्स हैं, उन्हीं प्रश्नों को टिक करेंगे जो आते हैं 135 निकल के चले आएंगे। तो इसके लिए आप 200 प्रश्नों में से लगभग 170 के आसपास, आपको 170 180 के आसपास जाना पड़ेगा। और वो चुनौती बन जाती, कैसे जाएंगे इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि आप ये जान सकते हैं 3 तरह के विद्यार्थी होंगे, 4 तरह के। एक वो विद्यार्थी जिनके टेस्ट में लगभग 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे होंगे। अगर 100 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं, सामान्यतः एग्जाम में भी ये मान लीजिएगा कि 100 प्लस क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, वो सही भूमिका में कर पाते हैं, तो उनको तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, कभी उनको भी तुक्का लगाया जाए। अगर वो तुक्का लगाएंगे तो बाकी जो 140 क्वेश्चन गलत हैं उनके बाद अगर देखा जाए तो संभवतः हम ये कह सकते हैं कि वो नीचे चले जाएंगे 100 से काटने के बाद। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि ऐसे विद्यार्थी मुश्किल से 10% भी नामात्र नहीं होंगे कि कोई जाए और 100 क्वेश्चन सही करके अपनी छत्र छाया में निकल के आ जाए। तो ये उनके लिए विषय का बन ही नहीं जाता है। इनको तुक्का लगाना भी नहीं अगर ऐसा है तो उनके साथ। रही बात जिन विद्यार्थियों के 30-35 क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं, वो बोले साहब तुक्के से हम पास कर लेंगे, तो भाई भगवान भी साथ वहां तक देता है जहां तक उसकी भी सीमाएं होती हैं।
तो भगवान भी साथ कहाँ तक देगा, जहाँ तक थोड़ा बहुत कमी रही होगी ना। तो यही से कह सकते हैं कि इनको तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, आराम से प्रश्न दो और चले आओ अपने घर पे। क्योंकि अगर यहाँ पे वो 120 क्वेश्चनों में तुक्का लगाएंगे तो सामान्यतः ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग 25, 30, 40% क्वेश्चन ही सही होते हैं तुक्का लगाने में, बाकी नेगेटिव हो जाएंगे। तो इनको भी तुक्का नहीं लगाना। अब तुक्का किसे लगाना? तुक्का दो ही लोगों को लगाना है, जिनके लगभग 70, 80 क्वेश्चन अगर सही भूमिका में है, या 55 या 60 क्वेश्चन सही भूमिका में है, इन लोगों को दबा के तुक्का लगाना। लेकिन कितना लगाना ये भी देखना पड़ेगा, और कहाँ लगाना, कैसे लगाना, ये देखने का चुनौती बन जाती है। लास्ट ईयर ये आयोग की प्रवृत्ति को अगर देखा जाए तो बड़ी सिनेरियो वे में अगर कुछ पॉइंटों को अगर हम लोग देखें तो कई प्रकार के प्रश्न यहाँ देखने को मिलते हैं। एक कथन का प्रश्न होता है, एक कारण, कथन एक कारण के प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न अगर आप 55 क्वेश्चन आप सही करने की भूमिका में है, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल बेस पे मान के चलते हैं 85 क्वेश्चन सही करना है, 60 कर लिया, आपको 25 क्वेश्चन सही कर लिया आपने, तो आप ये मान लें कि आपको 50 पे तुक्का मारना पड़ेगा, 50 के आसपास जाना ही पड़ेगा, कहानी बनेगी इतनी तभी। तो कथन कारण वाले जैसे ही प्रश्न आते हैं, अगर आपको लगता है कि अभी बताऊंगा कि प्रश्न 4 प्रकार के कैसे कैसे होते हैं, आपको हैंडल कैसे करना, पहले इसको समझ लेते हैं। देखो प्रश्न जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। एक, आपके सामने प्रश्न मिलेंगे जहां पर आपके पास 4 ऑप्शन है, ए, वी और ये सी और ये डी। आपने क्लेरिफाई कर लिया कि 3 रोंग है, तो 3 रोंग होने की वजह से एक कन्फर्मेशन है कि 100% आप बैठे हैं कि इसका प्रश्न सही है। आपको जीएच में अगर हम चर्चा करें तो 85 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में जाना है, 80 से 85 के बीच में। अगर आप हिंदी 55 ले आएंगे तो यहाँ 80 चलेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके सिनेरियो, मैं कह सकता हूँ कि 30 से लेकर 35 या 40 प्रश्न ऐसे होने चाहिए 140 में से। अगर 40 प्रश्न भी हैं, ये जितने बढ़िया होंगे, अगर मान ले आप 50 क्वेश्चन ऐसे कर पाते हैं तो आपका स्ट्रक्चर अच्छा है कि आपको 35 करने हैं ऊपर इन सब में। तो पहले प्रश्न वो होते हैं जो आपको 100% पता होते हैं। सबसे पहले यात्रा यहीं से स्टार्ट करनी है। अगर आपने टफ प्रश्नों को किया, माइंड गेम खेल जाएगा। माइंड को बड़े छोटे बच्चे की तरह पुचकार के रखना है, संभाल के रखना है। ये बड़ा नर्वस होता है, एकदम से बिगड़ जाता है, किसी की सुनता नहीं है। इसलिए इसको देखो बेटा कितना आसान क्वेश्चन है, चलो सबको करते हैं। तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूँ कि पहले इन प्रश्नों को टैकल करना है जिन्हें आपको कंफर्मेशन पता हो। ये प्रश्न किसी विद्यार्थी के 40 भी सही हो सकते हैं, 40 क्वेश्चनों को पता होगा 140 में से। किसी के पास 50 भी होंगे, किसी के पास 60 भी होंगे। सामान्यतः मुझे ऐसा लगता है कि 40 से 60 के बीच में ऐसे प्रश्न होने भी चाहिए। दूसरी बात, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जहां पे आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन है, ए बी सी और ये डी, जहां पर आपके 2 को तो कंफर्म पता है कि 2 नहीं है, लेकिन इन 2 में से आपका 50-50% आपको कंफ्यूजन है कि साहब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कहाँ जाएंगे बताता हूँ। एक ऐसे होते हैं जहां पर आपके पास ये 4 ऑप्शन है, ए, वी और सी, जहां पर एक का कंफर्मेशन पता है लेकिन 3 का कंफर्मेशन नहीं पता है कि कौन सा है। तो यहाँ कहानी क्या है, 100-25% आप कंफ्यूजन है, देखिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जहां पर 4 क्वेश्चन है, आपको यही नहीं पता कि सही कौन सा है, रोंग कौन सा है। तो देखिए यहाँ तो तुक्का लगाने से बचना है। देखिएगा चारों ही तुम्हें ना पता हो और तुम तुक्का ही तुक्का लगा जा रहे हो भगवान नाम पे कि लेके हरि का नाम, और साफ ठोक दो प्रश्न का आंसर, तो ऐसा हरि भी तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। इसके लिए ऐसे प्रश्नों पे तुक्का लगाने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें। कोशिश सामान्यतः करनी है यहाँ पर, ये जो एरिया है ना यहाँ 50-50%, आपके दिमाग में एक विचार आता है कि ये एक सही है। पहला जो विचार आता है 90% ये कहा जाता है कि हमारा माइंड हमेशा जब फोकस कर रहे होते हैं हम लोग तो सही की तरफ भाग लेता है, लेकिन हम कंफ्यूजन होने की वजह से प्रश्न गलत कर जाते हैं। तो यहाँ हमें तुक्का लगाना है इन वाले प्रश्नों पे, इन वाले प्रश्नों पे, इस वालों पे नहीं लगाना, और यहाँ लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। क्लियर यहाँ तक? तो बात समझते हैं सर। तुक्का जहाँ कथन कारण दे रखे हैं और आपको कंफर्मेशन है कि यहाँ पर ऐसी स्थिति में आप 50-50% में है और आपको लगता है कि कैसे सही कर सकते हैं, तो उस स्थिति में ये मान के चलेंगे 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। ए का मतलब कथन ए और बी दोनों सही हैं, कथन कारण, और एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। 70-80% क्वेश्चन वो सही होता है। मान लीजिए अगर आपने 10 क्वेश्चनों पर ऐसे तुक्का लगाया तो 7 क्वेश्चन आपके सही हुए। आप बात समझ सकते हैं, 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर 3 प्रश्न रॉन्ग भी होते हैं तो आपके एक क्वेश्चन कट जाएगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग जैसा कि आप जानते हैं, तो 6 प्रश्न सही हुए। तो आप ये भूमिका में आ सकते हैं कि लगभग 10 प्रश्न के करने से हमें 6 नंबर मिल रहे हैं। किस भूमिका में? इस भूमिका में। और ऐसा माना भी गया है कि ऐसा प्रश्न देखने का ध्यान रखें कि तुक्का भी कैसे लगाएं। दूसरे प्रश्न तरह के जो प्रश्न आते हैं वो 2 तरह के, दूसरा प्रश्न जो आता है वो आता है कि एक सही है, 2 सही है। तो जब ऐसी स्थिति हो कि एक सही है, 2 सही है,
या ओनली एक सही है, तो चार तरह के प्रश्न होते हैं ये भी। ओनली एक सही है, दो सही है, या एक और दो सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। जब ऐसा प्रश्न देखा जाए तो लास्ट ईयर के ट्रेंड को अगर हम लोग देखें तो सामान्यतः लगभग अगर 10 प्रश्नों पे आप तुक्का लगाएंगे तो ये मान लीजिएगा कि आप यहाँ पर अगर सी ऑप्शन टिक करते हैं, एक और दो दोनों सही वाले टिक करते हैं, तो यहाँ पर भी आपके 60-70% क्वेश्चन सही होने के चांस रहते हैं। आपने 10 क्वेश्चन किए, 10 में से आपके 7 क्वेश्चन सही हो गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया, 3 क्वेश्चन गलत भी हो गए, तो एक लेके चले जाएंगे। इसका मतलब ये रहा कि फिर भी 6 क्वेश्चन, तो 6 6 कितना हो गया, 12। अगर आप यहाँ 50-60 पे बैठे हुए हैं इस स्थिति में, तो आपने 12 नंबर बढ़ा लिए 20 प्रश्न के करने से, और 20 प्रश्न के करने से आपके 12 क्वेश्चन सही हुए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका लेवल बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। उसके बाद इसी तरह के जो प्रश्नों पे तुक्का लगाना है, ये प्रायोरिटी उनकी है जहां पर 50-50% या ऐसा कहानी बन रही हो। कभी कभी हमें कुछ ऐसे प्रश्न आंकड़े दिए जाते हैं जहां पर लिखा होता है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, आप उनके आंकड़ों को नहीं पता है, आपको क्वेश्चन नहीं पता है, तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है तो ये चांसेस माने जाते हैं कि 10 क्वेश्चन अगर सही करेंगे तो वहां भी 5 क्वेश्चन सही होने की भूमिका में दिए जाते हैं। जहां पर कुछ ऑप्शनों में कुछ प्रश्न के आंसर जो हैं कुछ अटपटे लिखे जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं है, आंकड़े नहीं निकाल सकते हैं, या कुछ ऐसा जो जो दरिया है, वहां अगर देखेंगे तो उधर टिक करने का प्रयास करें। तो ये संभव है, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप अगर 10 प्रश्न टिक करते हैं तो 5 प्रश्न सही हुए, वहां से 1.5 काटेंगे तो तब भी आपकी कहानी पॉजिटिव में जा रही है। यानी तुक्का लगाने का फर्ज ये है कि आप पॉजिटिव में जाएं, निगेटिव में ना जाएं। 10 प्रश्न का तुक्का लगाएं, अगर आपके यहाँ पर 3 सही हुए हैं या 2 सही हुए हैं, 8 गलत हो गए, तो आप फायदा क्या हो तुक्का लगाने का? फायदा वहीं से जाना चाहिए कि तुक्का लगाने से बेनिफिट होना चाहिए। डी तरह के प्रश्न ये आते हैं, कभी कभी यहाँ 3 प्रश्न दिए जाते हैं, 1 2 3, और वहाँ ऐसी स्थिति में पूछा जाता है कि साहब कौन सा इसमें सही है। तो आप ये मान के चलें कि अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर भी 1 2 3 तीनों सही वाले लगाने का प्रयास करें। हालांकि ऐसा यूपीएससी नहीं करता है, पीसीएस ये हमेशा ऐसे गेम खेलता रहता है, उन पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो यानी आप तुक्का भी लगाएं तो तुक्का किसको लगाना, इनको लगाना है, तुक्का इनको लगाना है, तुक्का इनको लगाना है। अब एग्जाम्पल समझो, बड़ा मजा आ जाएगा। आपके 70 क्वेश्चन है, देखिएगा, सही कर लिया आपने, आपने लगभग 50 क्वेश्चनों पे तुक्का लगाया। समझना बड़े प्यार से, आपने यहाँ पर 30 क्वेश्चन सही कर लिए एग्जाम्पल बेस पे। हालांकि कोशिश करिएगा 15 सही करने की। अगर मान लो 30 भी आपने सही कर लिए और 20 रॉन्ग किए हैं, अगर आप 6 नंबर काट भी देते हैं, 6 क्वेश्चन काट भी देते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं 24 क्वेश्चन सही हो गए। 24 की स्थिति में 70 और 24 कितना हो जाएगा, बोलेंगे सर 84% सही हो गए। अभी तो ये मैंने यहाँ पे 70 और 50 120 क्वेश्चन टिक कराए हैं। आपको टारगेट होना चाहिए कि 135 130 के आसपास तो प्रश्न टिक करके आना ही आना है। कोई विद्यार्थी जाए कि साहब 100 की 100 टिक कर पाऊंगा, भाई साहब एग्जाम है, कोई घर की खीर नहीं है, कोई भी जाए और घुमा के चला आए। तो ये सिनेरियो है, इस स्थिति में है, आप इस स्थिति में ये जागने का प्रयास करें, ये ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन सोल्व कैसे करने, मैंने आपको ये बता दिया। फिर एग्जाम की प्रेशर, सिंपल सी बात है, कोई भी योद्धा हो, कितना बड़ा योद्धा क्यों ना हो, वो टॉपर भी कर रहा है, तब भी उसे दर्द, तन्हाई, सब चीज चल रही होंगी। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो अब ये बन जाता है कि साहब यहाँ पर रिविजन करें। इट्स अ पार्ट ऑफ ओनली रिविजन। अगर हम रिवीजन देखें तो ओनली आपको रिवीजन करना है, यहाँ और कुछ करना ही नहीं है। देखिएगा क्यों, अगर आप नया पढ़ते हैं तो आप नया खोजेंगे, उसमें नया खोजेंगे तो अभी लगेगा कि सर हमारी कोई तैयारी नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में आप यहाँ सिर्फ ओनली रिवीजन करें और कुछ ना करें। दूसरा पॉइंट, एग्जाम सेंटर पे हमेशा टाइम से पहुंचे, क्योंकि हमारा कभी कभी जितना भी हम इकट्ठा करके लंबे समय तपस्या करते हैं, और छोटी मोटी कमियों से हम लोग जो ढील होती है कि लेट थोड़ा सा चलेंगे, या फिर एग्जाम सेंटर पास में है, इस बार पता नहीं कभी किसी किसकी बाधा, आपकी परीक्षा जो है, उस परीक्षा से पहले भी कई सारी परीक्षाएं होती हैं, आपको हर परीक्षा से गुजरना है। उस गुजरने के लिए आपको हर मोड पर अपने आप को एक्टिव मोड में रखना है। उसके लिए आप यहाँ पे एग्जाम सेंटर में समय से पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में पॉजिटिविटी रहेगी, अच्छा से एग्जाम सेंटर पर आ चुके हैं, हम एग्जाम देने की भूमिका में हैं। साथ में एग्जाम सेंटर पर जाके जो एक आदतें होती हैं, तुमने कितना पढ़ा है, कहाँ से पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, या पहले पेपर के बाद हिंदी का डिस्कशन कर लेना, या पहले पेपर का यूट्यूब पे देख पाना, उन सबसे दूरी बनाए रखें। क्योंकि ये एग्जाम है, ऐसी स्थिति में अगर 60 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, अगर उस स्थिति में आप 60, प्रेशर बिगड़ जाएगा जीएस की वजह से आपका। तो अगर 60 में जहाँ 55 सही कर पाते, आप वो 40 क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, तो 15 क्वेश्चन जो आपके रोंग हो जाएंगे, वो जीएस 1 में फायदा कर सकते हैं अगर आपका जीएस भी खराब हुआ है। तो यहाँ पर टाइम से पहुंचना है और टाइम को यूटिलाइज करना है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। दूसरी, जो इन्वायरमेंटल, कभी कभी हम पेपर को स्टार्टिंग जब करते हैं तो स्टार्टिंग में हमारे टफ क्वेश्चन दिखाई देते हैं किसी भी सेट में, तो हमारे दिमाग की जो बत्तियां हैं गुल हो जाती हैं कि साहब आप उनकी बस की नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी कभी
याद रखिएगा कि स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन टफ होने से आपका एग्जाम असफल नहीं होता है। आपको अंदर जाना है उसके, आपको 80-85 क्वेश्चन सही करने हैं। तो अभी ये चीज़ सोचनी है कि हमें कौन सा टच नहीं करना है। तो आप ऐसी स्थिति में 10 क्वेश्चन छोड़ें, 11 से स्टार्ट करें। उस स्थिति में अगर आप देखें तो 21 से स्टार्ट करें। ऐसा लग रहा तो आप लास्ट से स्टार्ट करें। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही करना है। आप डिपेंड करिएगा कि जो तुम्हारा पेपर स्ट्रॉन्ग है, सपोज कर लीजिए इसकी ज़रूरी है, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पकड़िएगा जो आपका स्ट्रॉन्ग है। मान लो आपका पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, तो पॉलिटी वाले प्रश्नों पर चले जाओ, चाहे वो 90 से स्टार्ट क्यों ना हो रहे हों, क्योंकि वो आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देंगे। वो जब एक बार गाड़ी चलने लगती है ना, तो हम ध्यान रखिएगा पॉजिटिव मोड में जाते हैं। तो इसलिए टफ प्रश्नों से अपनी प्रश्नों को स्टार्ट नहीं करना है, इजी प्रश्नों से स्टार्ट करना है, जिससे कि हम अपने रूटीन में आ जाएं, फॉलो कर लें, स्टार्टिंग कर लें। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चों को इस समय दर्द हो रहा होगा, सर हमें नींद नहीं आ रही है। कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी नहीं सोओगे तो कोई आप मरने वाले नहीं हो। ये कोई गम का विषय नहीं है। गम ये है कि अभी उस टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है। 1 दिन 2 दिन नहीं भी सोते हो तो चलेगा। घबराहट सिंपल सी बातें होगी, एग्जाम है, कोई घर की खीर नहीं है कि जब चाहे जब इसे खा लीजिएगा। एग्जाम का टाइमिंग है, बाउंड है, पेपर बनाया गया है, इसलिए ये सब बिल्कुल ना लें। हाँ, नींद आ रही है तो आराम से सोएं। अब 2 दिन बचे हुए हैं, इसमें सोने का भी काम कर सकते हैं, जिससे कि आपका माइंड बिल्कुल शार्प रहे। और यदि नहीं भी सो पाते हैं तो ये टेंशन का विषय नहीं है कि साहब नहीं सो पाएंगे तो हमारा एग्जाम खराब हो जाएगा। ये बिल्कुल भी माइंड बेस्ड है, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना, काम करता है हमारी थिंकिंग प्रोसेस से। जैसा आप सोच लेते हैं वैसा क्रियाएं होना स्टार्टिंग हो जाती हैं। इसके बारे में चलते हैं। सबसे पहले ओएमआर, ये सबसे बड़ा चुनौती बन जाता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन पहले टिक करते हैं, फिर आंसर करते हैं, यानी एक क्वेश्चन एक आंसर, दूसरा क्वेश्चन दूसरा आंसर। ये ओएमआर में फिल करने का बता रहा हूँ। दूसरे प्रकार के जो बच्चे होते हैं, वो क्वेश्चन टिक करते हैं, क्वेश्चन टिक करते हैं, क्वेश्चन टिक करते हैं, यानी पहले एक क्वेश्चन टिक कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिया, यानी 140 क्वेश्चन आएंगे, 40 के 40 टिक कर लिए पेपर में। उसके बाद ओएमआर भर रहे हैं, देखिएगा आंसर कर रहे हैं। आप किस श्रेणी में आते हैं एक बार कमेंट करके बताइएगा। एक बच्चे सी श्रेणी के होते हैं, ये क्या करते हैं बेचारे, पहले 5 क्वेश्चन टिक करते हैं, 10 क्वेश्चन टिक कर लेते हैं, फिर ओएमआर भर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो एक एक वाले हैं, ये भी थोड़ा सा अपनी प्रवृत्ति के रूप में देखा जाए तीनों ही सही हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है गलत है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब हम एक प्रश्न को पढ़ते हैं फिर टिक करते हैं, तो उसमें जाने में, आने में, देखने में टाइमिंग थोड़ा वेस्ट होता है। मान लो 51 का आंसर भरना, तो 51 नंबर देखोगे। तो ऐसी स्थिति में आप एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर रोंग भी कभी कभी हो जाता है, जैसे कि आपने कोई गैप मारा, क्वेश्चन नहीं किया, अगला वाला कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में रोंग होने के चांसेस, तो ये थोड़ी सी पॉजिटिविटी कहा जाए तो ये सही नहीं है भरने का तरीका। ये जो विद्यार्थी होते हैं, तो आप देखा होगा कि कभी कभी हम 1 से लेकर 40 तक हमने पेपर को टिक कर लिया, एक ये है, उसके बाद लगे पड़े ओएमआर को भरने में। तो कभी कभी लास्ट में टाइमिंग नहीं बचता है। टाइमिंग अगर नहीं बचता तो इनके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे एग्जाम में देखा है सीक्वेंस वाइज हम लोग भर रहे हैं, तो हमारा सीक्वेंस ही रॉन्ग हो जाता है। तो एक के रॉन्ग होने से कम 10 15 20 भरने के बाद हमें याद आती कि देख तो लें, चेक तो कर लें, क्योंकि वहाँ टाइमिंग हमारे पास टक टक घड़ियाँ कर रही होती हैं 10 से 15 मिनट के पीछे आप कोपिशन जाएगी हमारी ओएमआर। इसलिए ये भी थोड़ा सा रोंग है मेरे अनुसार। अगर देखा जाए तो सी जो विद्यार्थी हैं, पहले आप 5 प्रश्न टिक करें और सहजता से 10 प्रश्न टिक कर लें और सहजता से ओएमआर को फिल कर लीजिएगा। और बड़े सिमिलर वे में, जैसे मान लीजिएगा आप अपना एक अंतिम प्रयास दे रहे हैं, ये मान के करने की कोशिश करें, तो ओएमआर को हमेशा इस तरह से भरना चाहिए, बिल्कुल हड़बड़ाहट से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि आपकी ओएमआर चेक होगी, आपने टिक क्या किया वो चेक नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग बात करेंगे, तो सिमिलर वे में ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अब आपके दिमाग में बहुत सारी पिचक बन चुकी होगी, राइट। तो हम यही कहना चाह रहे थे कि अब टारगेट आपको ये रखना है, और अंतिम सुझाव हम तुमको यही देंगे कि अब तुम्हें क्या करना है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, अब आप क्या कर सकते हैं, जो तुमने करना था कर लिया। सबसे पहले एक पॉइंट जरूर कर लीजिएगा, अभी समय है पीवाईक्यू का, तो 4 से 5 सालों के लगभग लास्ट ईयर के हिंदी के पेपर और जीएस के पेपर जरूर देख लीजिएगा। दूसरा, आपने कहीं टेस्ट लगाया है या फिर आपने कोई मॉक टेस्ट लगाए हैं घर पे खुद भी, वो आपने लगा रखे हैं, एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। तीसरा, आपने कुछ नोट्स अगर बनाए हैं किसी आरओ वगैरह के लिए, उनका एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ये 3 ही काम आप कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी करने की आवश्यकता भी नहीं है। ये आपने कुछ करंट अफेयर के कुछ मार्किंग करी है नंबर 4 पे, जैसे कुछ सूचकांक है, इंडेक्सिस हैं, उसको एक बार देख लें। ये 4 काम करें, इसके अलावा अब आप 2 दिन में रिमेनिंग में कुछ ना करें। जैसा कि आज मैं शाम को 4 बजे और शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास लास्ट ईयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कराऊंगा, तो उसके साथ आप यूट्यूब पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी चर्चा, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और धैर्य के साथ पढ़ाई का एग्जाम दीजिएगा। ये आपके प्रकार से नेगेटिव मार्किंग से जब भी बच पाओगे जब हम इस तरह की फॉलो कर पाएंगे। तो अगर चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और मिलते हैं
आज प्रैक्टिस सेशन के साथ शाम में, फिर उसके बाद कल आप आराम से एंजॉय करना, अपने अपने गंतव्य स्थान पर एक दिन पहले पहुंच जाइएगा। एग्जाम सेंटर देखा जाए तो काफ़ी एग्जाम बच्चे दे रहे हैं, तो ट्रैफिक भी रहेगा, जाम भी रहेगा, तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए आप पहले पूछेंगे तो आप मोटिवेट रहेंगे और अपने पॉजिटिव पॉइंट पे रहेंगे। ऑल द बेस्ट, लव यू, लव यू, सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ कि आप अपना 100% देना। इस बार भी आपके साथ है, एग्जामिनर भी तुम्हारे साथ है, एग्जाम भी तुम्हारे साथ है। बस आपको पॉजिटिव वे में एग्जाम देना है, क्योंकि चुनौती ये नहीं है कि तुम्हें कितना आता है, चुनौती ये है कि आपको वहाँ कितना रिप्रेजेंट कर पाते हो। तो ये इन शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रेम पूर्वक नमस्कार, और आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना जो ज्ञान का फतह है उसको वहाँ पर हासिल करके ही आएंगे। ऐसी मैं ईश्वर से आशा भी करता हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ, और आप सबके लिए दुआएं भी करता हूँ। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय, टेक केयर।